This is an ABP Life podcast. बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से हुई। इसमें पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि बीजेपी के लिए इस लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की श्रद्धांजलि होगी। दरअसल भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। ये नारा जम्मू कश्मीर में दिया गया। बीजेपी अब 370 सीटों के टारगेट के जरिए ये संदेश भी दे रही है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया। अब सवाल उठ रहा है कि जिस पीएम मोदी के दावे पर बीजेपी 370 सीटें लाने का इस वक्त दावा कर रही है, क्या वो इतना आसान है? क्या एनडीए को आगामी चुनाव में 400 सीटें आने जा रही है? आज संवाद में इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार, और इस मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और हरिभूमि हरियाणा के संपादकीय प्रभारी शंभू भद्र जी हमारे साथ हैं। शंभू जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सबको, श्रोताओं को। सबसे पहला सवाल यही कि पीएम मोदी ने 370 सीटें लाने का दावा किया है और इसको लेकर सांसदों को संदेश दिया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है अपने लिए एक गोल सेट करती है, और लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने जा रहा है उसके लिए बीजेपी ने अपने लिए एक गोल सेट किया है कि हम 370 के पार सीट लेंगे और एनडीए का जो है वो 400 से पार होगा। आपको याद होगा कि राजीव गांधी के समय में जब इलेक्शन हुआ था, अचानक से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और उसके बाद जो कांग्रेस में आई थी तो उस समय में कांग्रेस की सीट 400 पार कर गई, तो उसे सहानुभूति की लहर माना गया था। लेकिन इस वक्त जो बीजेपी है, बीजेपी के पास 3 चीज खास चीज है। एक तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश की विरासत, देश की संस्कृति, उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरा है विकास, जो आधुनिक भारत है, नया भारत है, जो विकास का जो ट्रेंड है वो विकास को लेकर चल रही है। और तीसरा है सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें कि आप देश में कास्ट इक्वेशंस को एक धार पे करके उसको एक पॉकेट में अपनी जगह बना करके, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बीजेपी के पास, इस तीनों को अगर जोड़ दिया जाए और इसमें जो बीजेपी की संगठन क्षमता है, आरएसएस का बैकबोन है, बीजेपी का अपना संगठन पूरे देश भर में है, तो ये दोनों को अगर आप जोड़ दिया जाए तो इसी संगठन की शक्ति में ऐड कर दिया जाए, तो बीजेपी जो दावा कर रही है कि 370 पार और एनडीए 400 पार, तो उसको लगता है कि बीजेपी को कि हम ये हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे एक और कारण है कि जो विपक्ष है, जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन बना और उसके बाद लगा कि विपक्ष की जो शक्तियां हैं, जो बीजेपी के खिलाफ शक्तियां हैं देश में, पॉलिटिकल शक्तियां, उस सबको जोड़ करके एक छतरी के नीचे लाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की ढिलाई समझिए या उसकी रणनीति की कमी समझिए कि जैसे जैसे दिन बीता, इंडी गठबंधन बिखराव के मोड़ पे आया। उसमें पहले ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग बंगाल में कांग्रेस का बात नहीं बनी, बयानबाजी की वजह से ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वैसे ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। बिहार में आपने देखा नीतीश और राजद के जो गठबंधन था, उस गठबंधन में वो ब्रेक लगाने के लिए नीतीश कुमार को अपने पालन में ले आए। और बीजेपी का आपने बिहार में देखा है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बनेगा वहाँ पे, और बीजेपी वहाँ पे विन विन सिचुएशन में खुद को महसूस कर रही है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरह से तोड़फोड़ हुआ वहाँ पे हुई है, लेकिन वहाँ पे जो बीजेपी है बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा प्रदर्शन करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो बीजेपी ने किया है उसको लेकर के बहुत सारे चीजें हैं कि चूंकि अजीत पवार और अभी अशोक चौहान आए हैं, ये सब घोटाले के आरोप, और उसको आपने अपने पार्टी की छतरी के नीचे लेकर आए हैं।
तो उसके पीछे वही एक रणनीति है कि कैसे भी करके महाराष्ट्र को बचाया जाए। 370 को अगर आंकड़ा बीजेपी के लिए अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सेफ है, मध्य प्रदेश सेफ है, छत्तीसगढ़ सेफ है, हरियाणा ऑलमोस्ट सेफ है, राजस्थान सेफ है, हिमाचल से ठीक ठाक सीटें आ सकती है, उत्तराखंड ठीक है बीजेपी के लिए, नॉर्थ ईस्ट में लगभग 20 सीट है, उसमें से 10 सीट तो बीजेपी दावा कर सकती है, बीजेपी और बीजेपी कहलाएंगे। तो बीजेपी की जो इंजीनियरिंग है वहाँ पे आप साउथ में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में या तो वाईएसआर रेड्डी से या फिर टीडीपी से बीजेपी का गठबंधन होगा। तमिलनाडु में भी कोशिश कर रही है बीजेपी कि नॉन डीएमके अलायंस को एक किया जाए और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। बीजेपी को दिक्कत केरल में है और तेलंगाना में अभी अभी कांग्रेस की सरकार आई है, तो वहाँ आप बीआरएस के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी वहाँ अपने लिए भी एक भूमिका देख रही है। तो ये तो सारे देश का जो सीन है, जहाँ जहाँ बीजेपी को दिक्कत है, बंगाल में देखिए, बंगाल में बीजेपी चाहती थी या तो टीएमसी रहे और टीएमसी के साथ बीजेपी बनाम टीएमसी है। बीजेपी की राजनीति पे अगर आप गौर करेंगे तो बंगाल में बीजेपी ने यही कोशिश की है कि टीएमसी बनाम बीजेपी रहे, ताकि वहां की जनता अगर टीएमसी का विकल्प चुने तो वो बीजेपी के पास आए। त्रिपुरा में बीजेपी ऑलरेडी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में जम्मू का जो देश है वो ऑलरेडी बीजेपी है और इस वक्त बीजेपी कोशिश कर रही है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है अभी 2 दिनों में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि एनडीए में आ जाए आने वाले वक्त में। तो ये चीज है, तो इसलिए बीजेपी को और राम मंदिर बनने के बाद खास करके और इस देश में जो एक तरह से बीजेपी के बारे को लेकर के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का जो चेहरा है उसको लेकर के एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो दावा है 370 का वो एक जेन्युइन लगता है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, वो वोट बटेंगे और बटने की वजह से उसका फायदा बीजेपी अलायंस को होगा। और जो 400 पार की बात आप कर रहे हैं एनडीए का, तो आंकड़ा बेशक थोड़ी अतिशयोक्ति लगे, लेकिन ये निश्चित है कि जो 273 का जो मतलब जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, तो 300 के करीब तो बीजेपी एंड एनडीए मिलके इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि 300 के साथ एक कंफर्ट जोन में बीजेपी रहेगी अगले इलेक्शन में। तो मतलब आपको लगता है कि जिस स्टेट में, क्योंकि लास्ट टाइम बंगाल में 18 सीट बीजेपी को मिली थी, या महाराष्ट्र में जिस वक्त शिवसेना के साथ गठबंधन में बीजेपी रही तो उस वक्त मैक्सिमम सीटें मिली है, तो अब इस बार लगता है कि वो कहीं ना कहीं वहाँ डैमेज होगा वहाँ पर इस बार एनडीए को, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सिचुएशन क्रिटिकल है और इसीलिए उन्होंने घोटाले को दरकिनार करके अजीत पवार को और अशोक चौहान को बीजेपी में लेके आए हैं। उनको एक अंदर में डर तो है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से बीजेपी ने की है स्थिति जो मतलब इधर 2-3 साल में, ये बात सही है कि वहाँ पे जो पिछला मैंडेट था वो बीजेपी और शिवसेना को था। शिवसेना मुख्यमंत्री बनने की जीत के चक्कर में बीजेपी को छोड़ करके और महागठबंधन में आ गए, और शिवसेना उसी के एक तरह से ताप समझिए या बदला समझिए या जो समझिए उसको लेकर के बाद में बीजेपी जो है सो शिवसेना को तोड़ करके अलग से फिर से सरकार बनाएगी। तो सत्ता में होने का अपना एक नुकसान होता है, जो स्टेट में जो परफॉर्मेंस है, अगर मान लीजिए बीजेपी का सीएम होता है इस टाइम में, देवेंद्र फडणवीस या कोई भी बीजेपी के नेता सीएम में होते, तो तब जो सरकार चलती वो एक अलग दिशा होती, और अब तो इतना शिंदे के नेतृत्व में सरकार है, उसकी दिशा एक अलग है। तो उस सरकार का परफॉर्मेंस क्या होगा ये लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा। लेकिन कोशिश कर रही है बीजेपी की महाराष्ट्र में जो क्षति हो सकती है उसको कम से कम की जाए, उसको बहुत, क्योंकि सीट काफी है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के बाद लगभग 48 सीट है महाराष्ट्र से, तो ऐसी सेकेंड लार्जेस्ट लोकसभा सीट वाला सीट है वो। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र बड़ा है, और महाराष्ट्र में बीजेपी को पाने के लिए ही सब कुछ है, होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा कुछ करेगी तो उसको ज्यादा नुकसान होगा, और बड़ी मात्रा में सीटों की भरपाई इन्हीं बड़े बड़े स्टेटों से ही हो सकती है। छोटे स्टेट में कहीं 4 सीट है, कहीं 5 सीट है, कहीं 1 सीट है, कहीं 2 सीट है,
तो उससे बात बनेगी नहीं। जी, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि हाल में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे पहले एनडीए गवर्नमेंट ने कुछ हार्ड स्टेप्स उठाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने की बात हो, 3 तलाक की बात हो, इन सब के बीच अब क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार को इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो बिल्कुल भी नहीं है क्या? देखिए, आपको अगर बीजेपी की भी पिछले 6-7 साल की राजनीति की अगर आप गौर करिए, भारत में पहली बार जब 2014 में बीजेपी आई, उसको 20 से 19 तक आप छोड़ दीजिए, उसके बाद से जो बीजेपी की पॉलिटिक्स आप देखिए तो स्टेट में भी और नेशनल में भी बीजेपी ने क्या किया है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था उसको दरकिनार किया है। और बीजेपी की पॉलिटिक्स पे आप गौर करेंगे तो इलेक्शन दर इलेक्शन बीजेपी ने अपने लिए नया वोट बैंक जोड़ा है, घटाया नहीं है। और ये जो क्लास की जो पॉलिटिक्स है अभी जो बीजेपी की तरफ से या पीएम की तरफ से जो ज्ञान की बात हो रही है, जिसमें कि गरीब जो है, युवा है, किसान है और महिलाएं हैं, इस 4 ज्ञान को हम बीजेपी कर रही है कि हमारी जाति है, और इन 4 वर्ग को अगर कैटर करेगी बीजेपी, इसको अगर टारगेट करेगी और इनको योजनाओं के थ्रू फायदा देने की स्कीम में लेके आएगी, तो सोचिए कि देश में उसका कितना बड़ा वोट बैंक होगा। तो पीछे भी बीजेपी ने जब कोशिश करी थी, जब ओबीसी का आरक्षण लेके आई थी 2019 के आसपास और 3 तलाक बिल लेके आई, तो उस सबके पीछे बीजेपी का टारगेट ये था कि एक नया वोट बैंक जोड़ा जाए, अपने में सरप्लस किया जाए, और वो उसकी सतत कोशिश रहती है। इसीलिए आपने देखा कि इलेक्शन में बहुत सारे जहां बीजेपी की सरकार की उसकी वापसी हुई है, केंद्र की नीति और राज्य की नीति लगभग सेम सिचुएशन से चल रही है। तो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 2 कारण से इफेक्ट नहीं करता है। पहला कारण तो ये कि विपक्ष स्ट्रांगली अपोज नहीं कर रही है, विपक्ष मोदी को टारगेट करता है और मोदी की छवि बेदाग है और कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वहां पे फेल कर जाता है। मुद्दों को लेकर के विकल्प, अगर बीजेपी विपक्ष अगर विकल्प की बात करे कि हम क्या लेके नया आएंगे, तो वो कोई बात ही नहीं करता है। तो इसीलिए कमजोर विपक्ष जो है वो बीजेपी को और स्ट्रांग बनाती है। और दूसरा, जो बीजेपी की जो अपनी रणनीति है कि अधिक से अधिक क्लास को जोड़ा जाए, अधिक से अधिक क्लास को अपनी पार्टी की तरफ किया जाए योजनाओं के थ्रू, चाहे सरकारी योजना है चाहे जो भी स्कीम्स है उसके थ्रू, तो वो उसको एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने में मदद मिलती है। जी, आखिर में एक सवाल और कि हमने देखा कि किस तरीके से बिहार में नीतीश एक बार फिर से वापस एनडीए के पाले में आ गए, उसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो एनडीए में बीजेपी में आ गए या फिर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं एक डर भी है, इसीलिए चाहे बिहार में नीतीश को वापस लाने की बात हो या अशोक चौहान को लेके आए हैं, या बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, तो कहीं वो 70 को फुलफिल करने मन में एक डर है, इसकी वजह से सब हो रहा है कवायद? क्योंकि महाराष्ट्र में तो पक्का बीजेपी को डर है और इसीलिए अशोक चौहान मान लीजिए आदर्श घोटाले में आरोपी है, फिर भी आप उसको बीजेपी में लेके आए हैं। अजीत पवार सिंचाई घोटाले में 70 करोड़ का घोटाला है, फिर भी आप उसको बीजेपी में लेके आए हैं। लेकिन बिहार की राजनीति को आपको समझना होगा। बिहार में क्या है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स चलती है। जो बैकवर्ड है, जिसको लालू यादव ने कभी भूरावाल कहा था, जिसमें कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, ये जो 4 अपर कास्ट हैं, वो एक वक्त में कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, आज बीजेपी की वोटर है। और जो बिहार के तीनों रीजनल पार्टियां हैं, चाहे राजद है, चाहे मान लीजिए नीतीश की पार्टी जदयू है, चाहे फिर रामविलास की पार्टी लोक जनशक्ति की पार्टी है, इन सभी पार्टी का जो वोट बैंक कौन है, तो बैकवर्ड क्लास में है। नीतीश कुमार दलित महादलित की और ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लालू यादव बीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बैकवर्ड की, और रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो दलित की पॉलिटिक्स कर रही है। तो यानी कि जो वोटों का जो बंटवारा है वो इस बैकवर्ड कास्ट, जिसकी आबादी बिहार में आप मान लीजिए 80% से ऊपर है, उन आबादियों के बीच की जो पॉलिटिक्स है वो बटी हुई है। लेकिन जो फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स है वो एक स्थिर है, बीजेपी के साथ है। तो उस फॉरवर्ड के पॉलिटिक्स में इन बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में से कोई एक पॉकेट कट के अगर बीजेपी को ऐड हो जाता है, तो फिर वो बीजेपी के लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसलिए नीतीश कुमार जब आएंगे और रामविलास पासवान की पार्टी ऑलरेडी पहले से बीजेपी के साथ है, तो अगर वो दोनों ओबीसी और दलित, इस दोनों का जोड़ अगर हो जाए भूरावाल के साथ,
यानी फॉरवर्ड के साथ वोट बैंक का, तो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। जो क्योंकि बीजेपी कोशिश ये करती है कि राजद है चाहे कांग्रेस है भी है, वो मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम के साथ वो करते भी ऐसे हैं और उसमें कई बार सफल हो जाती है बीजेपी। तो बिहार के कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में बंटवारा है, फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स यूनाइटेड है, और बीजेपी को फॉरवर्ड अगर एक और ओबीसी और दलित वो जुड़ जाए तो बीजेपी के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है बिहार में। जी शंभू भद्र जी, यूपीएलए पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.